નથી, એટલે સંશોધન કાર્ય તો PRL કરે, પણ એને માટે રજિસ્ટ્રેશન ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કરાવવાનું હોય છે, એટલે PhD એક્ઝામ ત્યાંથી કરેલું છે. છેલ્લે છેલ્લે સ્કોર્પિયોમાં જે સુપરનોવા એક્સપ્લોર થયો અને બીજો એક નોવા પણ પ્રકાશિત થયો, એનું પણ એ લોકોએ રિસર્ચ પેપર ઓલરેડી પબ્લિશ કર્યા છે અને હજુ પણ કરવાના છે. એટલે આ બધું કામ ચાલુ છે. એટલે બહુ ડિટેલમાં પરિચય નથી આપતી, કારણ કે સમય હું વધારે લઉં તો એમના સમયમાંથી ચોરી કરી ગણાશે. એટલે હવે હું ડૉક્ટર અશોકને વિનંતી કરીશ કે એ આપણે આજનું કીનોટ છે. Good morning. First of all, I would like to express my deep sense of gratitude to the Science Center here for giving this opportunity to meet all of you. बीच में थोड़ा मैं हिंदी का भी करके मिक्स करूँगा. मैं क्षमा चाहता हूँ कि गुजराती में बोल नहीं सकता. Already a nice setting has been given to us. I was just wondering why today has been selected, and we were all enlightened the importance of today. व्यसन मुक्ति. वो खराब है तो व्यसन कहते हैं. ऐसे ही जैसे आज का जो है ना, दिस अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स मीट, ऐसे हॉबी सस्टेन करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और शुरू करने से पहले मैं आप सब यहाँ जो थे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ. रमेश भाई भयानी, किशोर हिमानी जी, डॉक्टर रावल जी, नीनेबेन, देन जैसे ख्यातिबेन बताए कुछ कॉस्ट, जो भी फाइनली कुबेर की कृपा चाहिए हमको कुछ भी एक्टिविटीज़ देने के लिए, और खुले दिल से उन्होंने कहा है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे पास आइए, कभी भी कुछ एक्टिविटी करना है. और जैसे बताया इनकी टीम, मैं सबको नाम से नहीं लूँगा, उन सबकी तरफ से नीलेश भाई का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना मेहनत से ये 2 दिन की जो कार्यक्रम किया गया है. और जैसे बताया रमेश भाई, जब से आदमी और उन्होंने आकाश की तरफ देखना शुरू किया, तब से ये खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी शुरू हुआ. इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट साइंस. सो इट वॉज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कि जैसे देखना शुरू किया, ये हॉबीज और ये जो अमेच्योर एक्टिविटीज जो कहते हैं, अमेच्योर एस्ट्रोनॉमी भी एज ए साइंस, जैसे ओल्डेस्ट साइंस कहता है, ये भी एक प्रवृत्ति जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट हॉबी दैट मैन हैज सस्टेन्ड. एंड जैसे सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस हम देखते हैं, इट हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in enlightening our say lives, society, जैसे बाकी भी जो होता है ना, so क्यों करना चाहिए, और so the basic interest just to know our surroundings. So this has been the motivating factor for development of this hobby. X-rays or radio. So in last say 70 8 decades, so our view of the universe has totally changed. और इसमें भी जैसे कहा, मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन वेरी ईगर एंड वेरी इमेजिनेटिव. जैसे रेडियो पर जो बात कर रहा हूँ, दूसरी महायुद्ध में वहाँ जैसे रेडार और उसकी कंपल्सरी को खोज करने की ज़रूरत रही. तो उसी को में उन्होंने एक नॉइज़ जैसे जो नहीं चाहिए, जो अपने को इंटरफियर्स वैसे हो रहा था एयरफोर्स वालों, फिर उन्होंने साइंटिस्ट को बताया कि ये इंटरफेरेंसिंग कहाँ है. सो एक प्रोजेक्ट दिया गया, उन्होंने मैपिंग शुरू किया.
यहाँ भी अगेन सिस्टमैटिक जैसे जो कहा है ना, तो उन्होंने नोटिस किया कि एक ऐसे सोर्स है जहाँ से ये रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर उसकी डे टू डे वो सोर्स जैसे आता है, मैंने नोटिस किया कि वो हर दिन एक लगभग 4 मिनट से अंतर में आ रहा है। सो ये सभी करके ये अपनी पृथ्वी का नहीं है, ये पृथ्वी से बाहर की है। सो इस सोर्स ऑफ रेडियो रेडिएशन बियॉन्ड द अर्थ, सो दिस ओपन अप a new say window for exploring the universe। जैसे युद्ध खत्म हुआ ये सभी फैसिलिटीज तो थे, फिर एस्ट्रोनॉमर्स गवर्नमेंट को बोला कि हम ये सब यूज़ करना चाहते हैं और फंडिंग करके, सो एशिया। इसके जैसे ही दूसरा जो है इंफ्रारेड, ये भी अगेन मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स था। जैसे दिन में जो है सोलर रेडिएशन की वजह से हम मैं और आप सब आपस में देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, तो भी दिन में सूरज के रेडिएशन की वजह से जो हमको दिख सकता है। मगर रात को मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स था कि एनिमी कैंप में उनके मूवमेंट्स और सभी हमको रात को देखना है, तो कैसे करना है वो पता चला कि सो ऑल ऑफ अस, हम सब जो है वी ऑल्सो रेडिएट, ये सभी इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जैसे शुरू हुआ, सो अगेन एस्ट्रोनॉमर्स वर क्विक टू अडॉप्ट दिस। जैसे कहा मैं, सो रेडियो को पता चला था कि ऐसे है, अदरवाइज पैरेलली अगेन से साइंस और एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स उसकी व्हाटएवर डेवलपमेंट्स हैव बीन देयर, क्योंकि जो देखते हैं उसको समझने का इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व, कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एंड देन इन ए लॉजिकल सीक्वेंस ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम द नोन फिजिकल लॉज। सो देन जैसे मैंने डस्ट का बारे में किया और ये सभी अलग अलग तरहों का था। फिर स्टेलर इवोल्यूशन जो कहते हैं, अपनी ह्यूमन लाइफ का टाइम स्केल देखते हैं तो इट अपीयर्स दैट नथिंग चेंजेस इन द यूनिवर्स। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहे तब तक जो भी हमारा प्रेम अमर रहे, ये होता है। सो इवन द फैक्ट दैट स्टार्स कैन इवॉल्व, ये वाला जो है, और अदर थिंग इट हैज बीन जस्ट द वे द टेक्नोलॉजी और यहाँ का है। So developments in physics, that is why you say always people have been taking interest, so interaction, physicists they say interest in Ashurutiya, so again it made a tremendous progress. So आप सुना होगा कि लास्ट 30-40 साल में सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं कहते हैं, always astronomy and astrophysics, and now this interplay जैसे है, जैसे यहाँ so we have amongst us chemistry, engineering, physics, architecture, etc. So nowadays it has gone beyond this. So astrophysics. So now we have astrobiology है, astrochemistry है. So because always ये जो interactions होते हैं, they have always beneficial. In this again, so these amateurs play an important role. Because amateur activity by definition, just because you are interested to begin your activities. So by profession you may be an expert in some other field. So among the amateur astronomers we have people who are professionally, say, engineers, chemists, biologists. So this also has been responsible for exchange of ideas, and so we now have this interdisciplinary disciplines which have really then before coming back to this other thing जैसे कहा मैंने, so दूसरा एक basic curiosity जो है, origin of life, यहाँ भी दो चीज़ें
say scientific or biological thing, यहाँ भी the role of astronomy has been extremely important, because सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ कि ये कंडीशंस और भी रह सकता है, अदरवाइज जस्ट बाय डिडक्शन पीपल एक्सपेक्टिंग दैट अपना सूर्यमंडल जैसे दूसरे भी सिमिलर प्लानिटरी सिस्टम्स होना चाहिए करके सबको पता था. से इन लास्ट 10-15 years direct detection of this extra solar planetary systems, this has been another very important discovery in last 10-15 years. So now we have a large number of extrasolar planetary systems. That's the case. Again, I will be jumping from one to the other. जैसे मैं कह रहा था ना, careful observations जो है, so which led to this planetary orbits and the fact that these main 5 things which are seen by naked eye planets. So similar careful observations जो है, उससे पता चला कि brightness और the from the stars जो आते हैं, they change as a function of time. So the title जो है variable stars. So what it means is, as a function of time, their brightness changes. Okay? So casual देखने से पता नहीं लगता है, careful करने से. And यहाँ एक मैं point out करना चाहता हूँ कि the first variable star it was found or noticed and amateur astronomers a Algol variable है Perseus constellation में, ये काफ़ी ब्राइट स्टार है. थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ये जो है ना 3 दिन में और 2.7 days में जो नेकेड आई से पता चलने जितना उसकी इंटेंसिटी चेंज होता है. और इसमें सिंपल देखने से पता नहीं लगता है, ऑलवेज कंपैरिजन करें. तो उसके नज़दीक की स्टार्स देखते हैं तो आपको पता चला कि कल के हिसाब से आज थोड़ा वो कम ब्राइट दिख रहा है. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर. ही वाज गुडरीक करके नाम है, कि वो दोनों गूंगा भी था और डेफ एज वेल एज म्यूट, बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता. उन्होंने देख के ये वाला जैसे देन इक्वली और मोर इम्पोर्टेंटली बताने के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये क्यों होता है. बाकी स्टार्स में तो सभी में तो ऐसे होता नहीं है, इसकी इंटेंसिटी चेंज होने के कारण क्या है. सो इट इज़ वेरी रिमार्केबल. जस्ट नॉर्मल लॉजिक और डिडक्शन उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि ये जो है शायद ये अकेला स्टार नहीं है, सिंगल स्टार नहीं है, ये एक बाइनरी सिस्टम है. सो 2 तारे अगर नज़दीक में आ जाते हैं तो अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे हैं ना, दे बिकम अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम, विच मीन्स आपस में अराउंड सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास एक दूसरे को घूमते रहेंगे. ये एक ऐसे बाइनरी सिस्टम है. वो जो प्लेन जो होता है ना, जहाँ घूमते हैं, हम जहाँ देख रहे हैं उसी की लाइन ऑफ साइट में ये दोनों घूम रहे हैं. एक तारा दूसरे के सामने जब आ रहा है, पिछले तारा की रोशनी उसकी वजह से कट हो जाएगा. इक्लिप्स हम सब ग्रहण जानते हैं, है ना. सो ये एक ऐसे स्टेलर इक्लिप्स जैसे, but okay, among the 2 stars. So when we look back, so it is a very remarkable thing that the same person who pointed out this variable star,
he also gave a likely explanation, and which we now know that it is correct. Then again say, this is one field where amateurs have played a very, very important role. Then again, to make a little other social aspect apart from science, I see that here जैसे मैंने कहा ना, so amateurs में सभी, so no difference, ladies, gents, बच्चे वो सभी, but among the professionals, or as we are telling, the actual observation part, ये महिला शक्ति की एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. पहले जैसे था ना, observations और night time, since it's a tough job, so in the initial days when the observatories were set up, observing duties were not given to the ladies staff जैसे थे. मगर उनका भी where they are very good, so the director has found out that instead of giving those tough activities, we can make use of their abilities. Say एक very famous example है, so spectra करके कहते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि one picture is worth 1000 words. बताने के लिए इतने सब और वो कुछ कोशिश करना पड़ेगा ना, कि निहारिका ऐसा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी ऐसा है, उधर है, वहाँ है. उसके बदले में एक पिक्चर दिखाते हैं तो आपको कन्वे हो जाता है. तो उसी की एग्जाम्पल वी कैन टेक वन स्टेप फॉरवर्ड एंड से एक स्पेक्ट्रा अगर आपके सामने है तो इट इज इक्विवेलेंट ऑफ से 1000 इमेजेस. क्योंकि ये फिजिकल इंफॉर्मेशन जो है ना, जो भी है, टेम्परेचर रहा, नंबर डेंसिटी रहा, मास रहा, ये सभी फिजिकल पैरामीटर्स सिंपल इमेजेस से अपने को पता नहीं चलता है. अगर स्पेक्ट्रा देखते हैं तो देन वी हैव दिस सिग्नेचर्स व्हिच कंटेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन. आप जैसे आते आते हुए पीरियोडिक टेबल देखा आपने, सो हाँ, अपना पृथ्वी के ऊपर तो देखने से क्या क्या है केमिकल एनालिसिस करके पता चलता है. सो तारों में क्या मटेरियल है, सो दैट हमको एक पता नहीं लगेगा करके भी बहुत फेमस साइंटिस्ट बता दिए थे. क्योंकि इतना दूर है, अपने हाथ में तो मिलेगा नहीं. सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स वर मेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्टार्स. बट विद दिस डेवलपमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट वाज प्रूव्ड रॉन्ग. जैसे हैं ना ये सभी एलिमेंट्स, जैसे हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर उनके रेडिएशन आता है. जैसे ये सभी साइन बोर्ड तो आप देखे हुए हैं ना, हीलियम है तो उसका रेड रहेगा. सो ये स्पेक्ट्रा करके ना उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं. जैसे जो ये कह रहा था, सो स्पेक्ट्रा लेना शुरू किए और उसको देख के आपकी जैसे है ना क्लासिफिकेशन, जो भी हॉबी और जो हम देखना शुरू करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में वो देखते हैं कि कुछ कॉमन चीज़ें है तो उनको एक एक ग्रुप में रखना शुरू करते हैं. फिर साइंस और फिजिक्स के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेगा. ये स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन, सो दिस जॉब was given to the lady staff of these observatories. So here one of my teachers used to compare and tell this. अगर आप ड्रेस का मैचिंग है तो अगर जेंट्स जाते हैं तो ठीक है, 2-4 शर्ट पीस और पैंट पीस देख लिया, हो गया. अगर लेडीज़ है तो आप देख सकते हैं कि इवन विद इन द ग्रीन दे हैव सो मेनी शेड्स. सो बिकॉज वी से थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्ट्रा वे टेकन, उसको देख के कौन सी स्पेक्ट्रम कौन सी ग्रुप में रखने का इसमें. सो दिस जॉब वाज असाइन्ड टू द लेडी स्टाफ एंड दिस हैज बीन अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. सो स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन कहते हैं. जैसे पीरियोडिक टेबल का एग्जाम्पल दिया, सो सिमिलर थिंग इन एस्ट्रोनॉमी इज द स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन. या अब इसमें भी ग्रेट, हाँ कई लोगों को मालूम होगा, यहाँ जो है साहा करके उन्होंने एक फिजिक्स में आयोनाइजेशन थ्योरी कहते हैं.
अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस जो मैंने बताया, अलग अलग स्टार्स में अलग अलग इंटेंसिटी में वो जो होता है, तो ऐसे कैसे नहीं करके फिजिकल बेसिस पे उन्होंने बता दिया। सो दिस इज द spectral classification that has been another major milestone in astronomy. So let us take 10-15 minutes इससे आगे चलते हैं, then again we will continue and then next. Yeah. Okay, this ये कहूँगा, I will just tell you अलग अलग क्लासेस जैसे, then थोड़ा हमेशा कुछ मौका दिया गया तो जो जहाँ आप काम करते हैं, हाँ, तो आपको उसमें बताने की इच्छा रहेगा। सो हम लोग PRL में जो 10-15-20 साल से जो कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूँगा। एक सब ग्रुप ऑफ वेरिएबल स्टार जैसे नोवा, जैसे मैंने कहा ना, सो डेफिनेशन जैसे उधर का है, तो एक गुडली का एग्जाम्पल और अल्कोहल का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको। तो अगेन यहाँ ये डोंट वरी अबाउट द टेक्निकल पार्ट, या थोड़ा लाइट ऑन कर दीजिए, मैं 5 मिनट करता हूँ, फिर से वेलकम बैक। तो चेंज इन इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब क्वांटिटेटिवली यू आर मेजरिंग एंड एस्टिमेटिंग समथिंग, जो ब्राइटनेस, बिकॉज जो भी साइंस और उसमें जो है ना, जब तक आप क्वांटिफाई नहीं करेंगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। मैं जो देखता हूँ और दूसरे है, आपस में कुछ उसको कंपेयर करना है, so always it has to be finally quantified। और इसमें स्टार्स की ब्राइटनेस जो है, इसमें एक जो है मैग्नीट्यूड्स कहते हैं, जो भी आप देखते हैं कितना ब्राइट है करके उसको एक नंबर देना चाहिए आप। अदरवाइज खाली ये इससे ब्राइट है वो है तो खाली वो क्वालिटेटिव रहेगा। जब तक आप नंबर नहीं देते हैं तो डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग मुश्किल रहेगा। सो ब्राइटनेस जो है तारों का, इसका एक अलग सा एक यूनिट है, मैग्नीट्यूड कहते हैं। सो फिजिक्स और साइंस में जैसे है ना, एस्ट्रोनॉमर्स यू कैन से दैट दे आर क्रेजी पीपल और दे हैव देयर ओन वे ऑफ असाइनिंग डिफरेंट थिंग्स, और वो जो है ये मैग्नीट्यूड से। नॉर्मली फिजिक्स और बाकी सभी में जैसे होता है ना, नंबर ज़्यादा है तो उसकी मात्रा ज़्यादा है करके, दैट इज द जनरल थिंग व्हिच वी हैव बीन एडॉप्टिंग। जो भी है, अगर हाइट है, कुछ नंबर ज़्यादा है तो से 4 फुट किसी का हाइट और किसी का 3 है तो 4 फुट वाला 3 से ज़्यादा है। सो दिस हैज बीन द केस इन ऑल से फिजिक्स और इन ऑल साइंस। बट इसमें एस्ट्रोनॉमर्स जो तारों का ब्राइटनेस की ये जो क्वांटिटेटिवली किया मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल विरुद्ध है। सो कम मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा ब्राइट। सो हिस्टोरिकली इफ वी लुक बैक, द मोस्ट लाइकली रीज़न इसलिए है वो, जैसे मैं कह रहा था ना, आप जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो आप अगर देखना चाहते हैं तो जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा, आपको पहले जो स्टार जो दिखेगा वो सबसे ब्राइट वाला पहले दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से, है ना। फिर धीरे धीरे कम ब्राइट वाला दिखेगा। सो यही कारण रहा होगा, सबसे पहले जो दिखाई दिया उनको उन्होंने उसको फर्स्ट मैग्नीट्यूड कहा, उसके बाद में जो है सेकेंड मैग्नीट्यूड करके कहा, थर्ड मैग्नीट्यूड कहा। इसका अगेन एग्जाम्पल दैट दिस ऑल्सो लॉजिकली मेक्स सेंस, जैसे अपनी रैंकिंग सिस्टम है ना, अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, हमेशा फर्स्ट रैंक स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स आता है। सो टू रिमेंबर दिस, और व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू द अदर्स, बिकॉज सो फर्स्ट मैग्नीट्यूड उसमें से ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स, तो यहाँ का है।
और एक नंबर जैसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट नेकेड आई को जो दिखता है स्टार्स, एवरेज ह्यूमन आई फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर इज नो लाइट पोल्यूशन, सो ब्राइट स्टार से लेके फेंट स्टार्स तक का जो है रेंज इनको फर्स्ट मैग्नीट्यूड से लेके सिक्स्थ मैग्नीट्यूड तक ऐसे नंबर्स हमारे पूर्वजों ने दिया। और जैसे लास्ट 200-300 years में when we are able to measure, because दूसरा एक ट्रेडिशन एस्ट्रोनॉमी में रहा है, जो भी पहले जो था नया होने से भी as far as possible उसको रिटेन करना चाहते हैं, so there is a historical importance that people would like to retain that, so इसको though it appeared a bit weird, this is retained and उसको क्वान्टिफाई किए। सो मैंने जो कहा 1 to 6 ये तो रिलेटिव रहा, हाँ, इसमें भी से फर्स्ट मैग्नीट्यूड स्टार इज ब्राइटर देन सिक्स्थ मैग्नीट्यूड, जैसे एक्सप्लेन किया मैंने, हाँ, और कितना ब्राइट है क्वांटिटेटिवली, हाँ, ये वाला जो है अगेन एक सिंपल नाइस नंबर टू रिमेंबर, मैग्नीट्यूड्स में 5 की डिफरेंस है तो ब्राइटनेस में रेशियो जो है ना 100 का फैक्टर है, यहाँ algebraic difference but brightness is a multiplicative factor, okay? So factor of 100 corresponds to a difference of 5 in magnitudes, or we don't realize the sensitivity of a human eye. Some of you might have seen, say in a dark place even वीनस से जो लाइट आता है उसमें से वर्तमान पत्र का हेडलाइंस हम पढ़ सकते हैं। सो कभी आप डार्क प्लेस जाते हैं और इवनिंग और वीनस हैपन्स टू बी इन द स्काई, यू कैन एक्चुअली कन्विंस बाय योरसेल्फ द शैडोज कास्ट बाय वीनस कैन बी नोटिस्ड इन ए डार्क प्लेस। सो देन दिस व्हाई आई वाज टेलिंग दिस सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई is really very, so in terms of photons, अभी फाइनली क्या होगा, ये सभी मैं टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की बात जैसे कर रहा था ना, फाइनल ये भी एक भी फोटोन आता है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो जानकारी we will not be missing. So sensitivity of the human eyes say about 100 photons it is able to detect, and another thing is relative करने में it is very very, and it can be a bit little misleading if you have to make an isolated statement, means measurement and say that. So yeah, coming back to this other thing also, मैंने factor जो बोला ना, factor of 100, this again is related to how the life has evolved on the earth. यहाँ ठीक है आप एक्टिविटीज वो सभी आप करते रहिए, बट बेसिक थिंग तो हमको सर्वाइव तो करना है, द लाइफ कैन टेक प्लेस, सो बेसिक सर्वाइवल थिंग्स हैव टू बी मेट फर्स्ट। तो इसीलिए अपनी सभी ह्यूमन सेंसेस जो है इसके लिए क्या होगा, आपको रेंज जो कहते हैं, तो यू शुड बी एबल टू जो भी है सुनना है और देखना है, स्मेल, सो यू शुड बी एबल टू हैव अ रेंज, वेरी लार्ज रेंज। इसको टेक्निकली लीनियर कहते हैं, लीनियर रखिएगा तो आप जो भी डिटेक्टर लेते हैं जैसे आँख हुआ कि सुनना हुआ, उसकी लिमिटेड हो जाता है फैक्टर। सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट वन कॉल्स मैथमेटिकली एज ए लॉग रिस्पॉन्स। सो 10 इसका लॉग ले लो, 100 है तो 2 होगा, इट ट्रांसलेट्स। तो अभी सभी अपना जो है दे आर ऑल लॉग रिस्पॉन्स, इसीलिए दैट इज अनदर रीज़न से वाई इक्वल ब्राइटनेस एज सेंस्ड बाय द ह्यूमन आई, उन्होंने जैसे क्लासिफाई किया 1 to 6, दे वर इन दिस लॉग स्केल। सिमिलरली डेसिबल सुना होगा आपने साउंड का, वो वाला भी लॉग है। सो देन एज आई वाज टेलिंग 100 photons, and again on the other side brightest thing that we are able to see है ना, सूरज की तरफ मोमेंटली विदाउट डैमेजिंग अवर आई हम देख सकते हैं, जस्ट वेरी मोमेंटली। सो द रेंज जो है ना
मैंने ये कहा, so 1 to 6 का, and as I said Venus, it is obviously brighter than all the stars. हमको ये मैग्नीट्यूड स्केल रिटेन भी करना है, एक्सटेंड भी करना है. जैसे टेलीस्कोप से हमको फेंट स्टार्स दिखना शुरू किया, उनकी मैग्नीट्यूड्स 6 से ज़्यादा होना शुरू हुआ. जैसे वीनस है और अदर प्लैनेट्स है, मून है, उनको क्वांटिफाई करना है तो ये मैग्नीट्यूड स्केल जो है उसको नेगेटिव साइड को लेकर. सो मून का अगेन फेज को लेके से -12 तक होता है. सूरज का से इट गोज टू -24. सो मोमेंटरीली वी आर एबल टू सेंस. सो यहाँ जैसे कह रहा था इसका बारे में. Then again here, other the beauty of these variable stars is a change एक रहा. Then the time scale जो है ना, that also spans a very large time scale. So again, say this is an ideal field for amateur astronomers, because by definition क्या है, ये आपका हॉबी है. जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब स्काई क्लियर होगा, आप जाके देखना. सो अगर कुछ आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स और ऐसे फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो यू शुड बी हैविंग अ रेंज विच विल सूट योर रिक्वायरमेंट्स. सो टाइम के हिसाब से भी देयर आर स्टार्स से विच चेंज विद इन मिली सेकेंड्स. जैसे रेडियो में आप सब पल्सार्स को जानते होंगे. सो इन 100 milliseconds, 300 milliseconds, and now in the radio we have say millisecond. उसको लेके दिन, महीने, सालों तक जैसे पीरियड का भी वेरिएबल स्टार है. एक वेरिएबल स्टार जिसकी पीरियड जो है, मतलब ब्राइट कम होगा, वापस होकर वापस उसके ओरिजिनल आने में उसको एक पीरियड है. ऐसा एक स्टार है जिसकी पीरियड है 27 years. सो दिस अगेन इज जैसे मैंने कहा था अल्गोल का, ये भी एक बाइनरी स्टार है और इसकी ऑर्बिट वेरी एक्सेंट्रिक ऑर्बिट. जैसे हम जानते हैं ना यूरेनस और प्लूटो, उनकी जो ऑर्बिट है, तो सो वेरी लार्ज ऑर्बिटल पीरियड्स एंड ग्रेविटेशनल. सो देन वी हैव a large number of them. Then जैसे कहा इस वेरिएबिलिटी, एक तो मैंने कहा जो अल्गोर का उन्होंने जो कहा था, उसको दूसरी स्टार, इसको हम एक्सट्रिंसिक वेरिएबल स्टार्स कहते हैं. जो हुआ है खुद की तरफ से वो उतना ही ब्राइट है, मगर उसके सामने कुछ आने की वजह से जो रोशनी ऑब्जर्वर तक आता है उसमें कमी हुई. सो दे आर द एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स. देन देयर आर what are known as intrinsic variables. So within a given star there are say such physical conditions that एक stable configuration नहीं है. So intrinsically they are varying. So that is okay. So there is a long list. ठीक है, apart from as a hobby or just है और उससे है ना, we are just curious to know how it is varying और क्या है. So जैसे मैंने कहा था दिस प्रोग्रेस और हमको जो जानना चाहते हैं उसमें ये वेरिएबल स्टार्स हैव अगेन प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो विल गो थ्रू दिस एंड गिव अनदर एग्जांपल. जैसे मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहा, यहाँ से एक तो जैसे लॉन्ग टर्म बिहेवियर. Then, since I said 30,000 variable stars है, so the so-called professional astronomers, वहाँ, so there are restrictions because we have to in a given time. ऐसे नहीं कह सकता है कि मैं रिटायर होने तक ही तभी मैं रिजल्ट दे दूँगा, तो वैसे नहीं चलेगा. So we have to have programs which are going to yield results. It is difficult to monitor this such a large number. So that is where it has been an extremely productive
say interplay between professional astronomers and amateur astronomers. So professional astronomers very heavily depend on amateur astronomers for making very significant progress in this. And again, we will give the other examples in detecting this novae or new comets. Okay. Then again, जो है ना, मैंने कहा था कि स्पेस क्राफ्ट और सब हमको कुछ स्पेसिफिक प्लान करना होता है. तो जब वो ब्राइट होगा, कहीं जो होता है तो इरेगुलर वेरिएबल रहते हैं. तो इसलिए अमेचूर्स हमको देख के बता सकते हैं कि ये देखिए आपके ब्राइट होना शुरू हुआ है, आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी प्लान कर सकते हैं. Then again, से ब्राइट प्लान करके जो है, then finally like this theoretical models will be done. Yeah, next one. Okay, इसमें जो है ये सभी होने के बाद फाइनली जैसे है ना, apart from say just curiosity or knowing the observed properties, basic next important जो है what one calls as physical parameters. So in any field of science, that is the next logical thing. So उसके लिए physical parameters जो है, so important physical parameters जैसे है ना, देखिए mass, क्या है mass, then उसका radius क्या है, luminosity एक टेक्निकल वर्ड है, उसकी पूरी जो लाइट आ रहा है इंटीग्रेटेड पूरा कितना दे रहा है, देन उसका टेम्परेचर क्या है, देन से इंटरनल जैसे है, फिर एक्सटर्नल में मीनिंग स्टेलर एटमॉस्फेयर, देन नेक्स्ट क्या है उसकी कंपोजिशन इसे इससे देन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हाउ दे इवॉल्व. ये सभी के लिए विजिबल स्टार्स उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है. और दूसरी जो चीज़ है कि ये सभी जो है ना इंडिविजुअली पर्टिकुलरली मास जो है इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इनडायरेक्टली मेजर. सो हियर अगेन देयर इज वेरिएबल स्टार, सब ग्रुप ऑफ देम बाइनरी स्टार्स, इक्लिप्सिंग वेरिएबल्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरीज कहते हैं. उसको तराजू में रख के उसकी मास कैसे निकलते. सो दिस इज वेयर अगेन से न्यूटन्स लॉज एंड केपलर थर्ड लॉ जो है, तो ऑर्बिट में है तो हम उसकी मास कर सकते हैं. देन बाकी भी रेडियस दे सकते. देन दूसरी विच इज नॉट मेंशन इन दिस, ओवरऑल ये तो इंडिविजुअल स्टार का बारे में है. देन अपने आकाशगंगा और यूनिवर्स उसकी स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन अगर हम समझना चाहते हैं तो वी विल हैव टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कहाँ है ना. सो इसके लिए डिस्टेंस जो है, सो दिस इज अनदर वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग इन एस्ट्रोनॉमी. मेजरिंग डिस्टेंसेस टू द स्टार्स. इसमें भी रिलेटिव तो पता चला था अपना, इवन सूर्यमंडल का एक्चुअल फिजिकल स्केल कुछ साल पहले आपने पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा, ये जो ट्रांजिट ऑफ वीनस, सम ऑफ यू माइट हैव heard about it. तो हिस्टोरिकली जो है सूर्यमंडल का फिजिकल स्केल के लिए ये एक इवेंट जो था जिससे उन्होंने डिस्टेंस निकाला. अदरवाइज रिलेटिव वाला पता था. अगेन केपलर का लॉ लेके p² a³ जो मैथमेटिकली कहते हैं पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस और डिस्टेंस जो है, मगर एक्चुअल वाला जो है अगेन वीनस ट्रांजिट. तो सिमिलरली स्टेलर डिस्टेंसेस निकालने के लिए दिस वेरिएबल स्टार्स जो है, सो दे वर अगेन वेरी वेरी they have played a significant role. There is one detailed observations से पता चला कि what one calls as period luminosity कहते हैं. मैंने period कहा, orbital period or any variable. It can be orbit or intrinsic variation also. वो और luminosity जैसे ये दोनों related है करके पता चला.
इसकी वजह से अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ डिस्टेंस का रूल जो है वो यूज़ करके आपको बेसिक लिमिनोसिटी पता है। हाँ? अगर हमको एक 100 वॉट्स का बल्ब है करके पता है, हाँ? तो हम द वे वी सी उसकी इंटेंसिटी देख के वो कितना दूर है करके बता सकते हैं। बेसिक एट ए गिवन डिस्टेंस कितना है पता है, ऑब्जर्व क्या है उसकी रेशियो ले लीजिए और वी नो दैट दिस चेंजेस एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो ये पीरियड लिमिनोसिटी की वजह से लिमिनोसिटी हमको पता चल जाता है, तो इंट्रिंसिक ब्राइटनेस कहते हैं, वो मालूम है। और एपरेंट उसकी हम जैसे देखते हैं उसका ब्राइटनेस क्या है, ये दोनों देख के डिस्टेंस। सो हियर देयर इज ए ग्रुप और a class of variable stars which follow period luminosity relation technique. So using this distances could be determined. और मैं थोड़ी देर पहले एक ग्रेट डिबेट के बारे में बताया था। ये निहारिका जो है ये अपनी आकाशगंगा में है कि आकाशगंगा से बाहर है, ये जो डिबेट चल रहा था। तभी भी ये जो वेरिएबल स्टार्स की एक क्लास जो कह रहा हूँ, हाँ आर वेरिएबल्स कहते हैं, उनको लेके हाँ बड़े टेलीस्कोप से इन दिस सो कॉल्ड आइलैंड यूनिवर्स उसको कहते हैं, और वहाँ का उन्होंने मेजर करके उसकी डिस्टेंस उन्होंने निकाला और ऑब्जर्वेशनली कन्विंसिंगली बताया कि ये हमारी आकाशगंगा से बाहर है। इसी के पर्टिकुलर इसी के सम स्पेशल एग्जाम्पल जैसे रहा ये वाला यहाँ का, एंड ये होने के बाद दिस इज अगेन related to the other one is अपना एज ऑफ द यूनिवर्स को एक क्यूरियोसिटी कब हुआ था बिग बैंग, वहाँ भी then say the most spectacular variable stars are say supernova, जैसे मैडम बताएं। नेकेड आई से हमको जब देखते हैं तो पता नहीं था कि वहाँ कुछ तारा है, सडनली वहाँ नेकेड आई से दिखने जैसे तारा शुरू हो गया। सो नोवा स्टेला कहते हैं, ये सभी हैं एस्ट्रोनॉमिकल लैटिन वर्ड्स है। सो स्टेला छोड़ के जस्ट नोवा। सो देन मैंने जैसे कहा कि डिस्टेंस मालूम है, तो इंट्रिंसिक लुमिनोसिटी जो है और इंट्रिंसिक ब्राइटनेस लुमिनोसिटी जो है, उनको ऐसे पता चला कि उसी में दूसरी एक ग्रुप जो है वो बहुत ही लुमिनस है। सो उनको सुपरनोवा कहते हैं, वो बना। देन अभी अपनी आकाशगंगा में तो ये जो है ना, इट इज व्हाट वन सेज दैट ओवरड्यू, जैसे लगभग से 100 साल में 3 से 4 सुपरनोवे आकाशगंगा में अगेन थियरी और स्टैटिस्टिकली करते हैं। जैसे इलेक्शन का पेपर एग्जिट पोल से बताते हैं ना, ओके, कौन सी पार्टी को कितना सीट आना चाहिए। सो सिमिलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एडॉप्टेड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। अगर आप पूरा सैंपल को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी आप कुछ जान के कुछ प्रिडिक्ट करना चाहेंगे, सो नोइंग से द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, देन उनकी प्रॉपर्टी देखिए व्हाट फ्रैक्शन बाइनरीज में होगा और क्या विच फ्रैक्शन सुपरनोवा हो सकते हैं, वो सभी का के जो नंबर है 3 जैसे है 3 से 5। मगर अभी नेकेड आई सुपरनोवा ये तो हो रहा है, मगर आप पूछ सकते हैं कि अगर 3 हो रहा है तो हमको दिखाई नहीं दिया। जैसे मैंने कहा था ना, डस्ट जो है इसलिए होता होगा, मगर दे विल बी लोकेटेड इन आवर ओन मिल्की वे इन अ प्लेस वेयर दिस डस्ट हैज नॉट अलाउड अस टू डिटेक्ट दिस सुपरनोवा। अभी एक विजिबल सुपरनोवा इज ओवरड्यू, so if we are lucky, so it can happen any time, वो हो सकता है। इनफैक्ट अभी इस साल जनवरी में वो दूसरी गैलेक्सी में ये सभी जो है ना, यहाँ नहीं होता है, तो सुपरनोवा रिसर्च जो है दूसरी गैलेक्सीज में, क्योंकि वो तो
हाँ अलग सा होने से वहाँ कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ पीपल हैव बीन स्टडीइंग दिस एंड ए ब्राइटेस्ट सुपरनोवा इन एन एक्सटर्नल गैलेक्सी, अगेन डिस्टेंस के हिसाब से वहाँ तो हो रहे हैं। एक वन ऑफ द नियरेस्ट गैलेक्सीज जिसको M82 कहते हैं, देयर इज वन कैटलॉग दैट वाज डन बाय अगेन वी कैन से दैट ही वाज बेसिकली एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर मेसियर 82 करके। वहाँ इस साल जनवरी में एक ब्राइट सुपरनोवा देखे। देन अगेन दूसरे जो कहा था ना मीरा का ए वाला है, इंट्रिंसिक वेरिएबल जैसे मैंने कहा था, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं टेम्परेचर के प्रॉपर्टी जैसे बताए थे ना, और बोला कि सूरज की रोशनी जो है मैक्सिमम ऑप्टिकल वेवलेंथ में आता है। इसका भी एक फिजिकल लॉ है, टेम्परेचर और मैक्सिमम रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ पर आता है। ये जो मीरा वेरिएबल्स जो है उनकी टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है तो उसकी रेडिएशन हायर वेवलेंथ में इंफ्रारेड में चला जाता है। सो ये मीरा वेरिएबल्स की टेम्परेचर ऐसे चेंज हो रहा है कि जब कम होता है तो पूरी ज़्यादा रेडिएशन इंफ्रारेड होने से दे बिकम वेरी फेंट, बहुत ही, जैसे मैंने मैग्नीट्यूड्स का कहा था ना, 8 से 10 मैग्नीट्यूड फेंट हो जाते हैं। और उनकी पीरियड जो है दैट इज से फ्यू 100 डेज। अल्कोहल का जो जैसे मैंने बताया था इट वॉज 2.7 डेज, इनकी पीरियड जो है इट इज फ्यू 100 डेज। इसी का वॉट एवर आई टोल्ड, जैसे कहा था ओके लॉन्ग स्केल है 100। एंड यहाँ भी बाद में जैसे बोला ना फिजिक्स और फिजिकल मेजरमेंट करने के बाद you will have to decide and tell. So though initially they were classified between 1st to 6th magnitude, क्योंकि जीरो आपका डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है ना, जैसे जो भी देखते हैं टेम्परेचर का भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ डू वी डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो यहाँ एक ब्राइट स्टार इट इज इन द कॉन्स्टेलेशन अभिजीत, सो दैट इज द 0th मैग्नीट्यूड। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसी का जैसे एक टाइम है, डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, ब्राइटनेस को मैग्नीट्यूड करके है इस एक्सिस। सो सम पॉइंट्स जो है ना ऊपर नीचे हुए दिखता है तो काफी है उसके लिए ब्राइटनेस, ये एक टाइम है, डोंट वरी, ये एक टेक्निकल वाला, क्योंकि हम इसको है ना हजारों सालों तक की जो ऑब्जर्वेशन है उसको करके, और तो वहाँ एक कंसेप्ट उसको जूलियन डेट कहते हैं, विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। BC को लेके इसका 0 डिफाइन किया है, ये वाला है, इसको लाइट कर्व कहते हैं। उसी का दूसरा जैसे मैंने बताया था, ये देखिए मीरा वेरिएबल है, जैसे बोला ना, यहाँ देखिए ऑलमोस्ट फर्स्ट मैग्नीट्यूड जैसे होता है और पेट में 8 से भी ज़्यादा, तो 100 गुना से ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी वेरी हो रहा है। और आप ये केयरफुली देखते हैं तो ये देखिए सभी मिनिमम सेम लेवल पर नहीं है। दिस इज वेयर दिस अमेचर्स के रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतने सारे हैं एंड दे नीड टू बी मॉनिटर कंटिन्यूअस। और दूसरा एक अगेन केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर किसी ने देखा है तो आपको मन में ये होता है कि ये सब पिक्चर तो आप बता रहे हैं मगर यहाँ क्यों डॉट्स नहीं है। इसलिए होता है कि 2-3 महीने जो है ना, जब भी ये स्टार्स लाइन ऑफ साइट सूरज की लाइन पास आ जाते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी जो कहते हैं सोलर कंजंक्शन की वजह से सम पार्ट ऑफ द स्काई, ओके, जो आप देखना चाहते हैं 2-3 महीने आपको सूरज की रोशनी की वजह से वहाँ ऑब्जर्वेशन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट कर्व्स दिखाऊंगा। ये जो है नेकेड आई से एक सुपरनोवा एक्सटर्नल गैलेक्सी में दिखाई दिया था
1987. For people living in Gujarat that could not be seen, क्योंकि ये जो है ना अपनी nearest neighbor, they are called as Magellanic Clouds. It is named in honor of the person who noticed or discovered these nebulous objects. ये southern sky में है. Again, historically and all जैसे है ना, जो भी दिग्विजय यादव थे, उनकी टीम में जो भी महायुद्ध पहले जो रहते थे ना, हमेशा उसमें एक सर्वेयर रहेगा, एक मैथमेटिशियन रहेगा, और एक एस्ट्रोनॉमर भी रहता था, सभी जो यूरोप से क्योंकि जो है, सो ये उन्होंने उसी so he crossed this equator and noticed two nebulous objects. So in his honor they are called as small Magellanic Cloud and large Magellanic Cloud. एक large Magellanic Cloud में 1987 में एक नंबर आपको लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं. This became जैसे है ना almost second magnitude. जैसे मैं कहा 6th magnitude तक तो आराम से दिख जाता है. So this became as bright as second magnitude. So then उसकी एक लाइट कर्व कहते हैं. So ये सभी है, इसमें बहुत सारे फिजिक्स इज वेरी इन दिस लाइट कर्व. क्यों ऐसा होना चाहिए हो सकता है. जैसे कहा ना मैं दूसरा एक अलगोल, ये देखिए उसी का लाइट विच आर मोस्टली कांस्टेंट एंड लाइट. या चलेगा whatever I have been telling. Now we can skip this. मैं सोचा इंस्टेड ऑफ स्लाइड एंड ऑल डायरेक्ट बातचीत करना अच्छा है. ये जो कहा था इसमें जैसे कहा था इक्लिप्स ये सभी लाइट कर एक्सटेंसिव सो दिस अलगोल वाला डोंट वरी अबाउट उसी की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये सामने आ गया और ये पीछे है. देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द टेम्परेचर इसकी डेप्थ जो है ना इसमें भी इतने सारे इंफॉर्मेशन हैं कि रिलेटिव साइज क्या है, रिलेटिव टेम्परेचर क्या है और एक पीरियड से उनके ऑर्बिटल सेपरेशन. सो और दिस वन कैन गेट फ्रॉम दिस लाइट. या जैसे मैं स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन कर रहा था ठीक है उसी का जैसे कहा 2.87 एंड नाइसली सी या उसी के दूसरी प्रॉपर्टी है that is not ठीक है. Then let's कीजिए मैं जो है ना I will just tell about this. हाईलाइट कर दीजिए ये रहा और इसी की एक सब बाइनरी जैसे कह जाता है और स्टेलर इवोल्यूशन जो पढ़ा था और प्रॉपर्टी जैसे बताया था मास जो है इवन स्टार उसकी लाइफ टाइम और हाउ इट इवॉल्व्स बेसिकली जो है मास डिपेंडेंट है. अगर मास ज़्यादा है तो कॉमन सेंस से अपने पैसे लगेगा कि उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए. कोई भी आपके पास ज़्यादा है मात्रा में वो ज़्यादा तक चलेगा. दिस इज आवर कॉमन सेंस. बट इन द केस ऑफ स्टार्स इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट. अगर हायर मास स्टार है तो उसका लाइफ टाइम कम है. दिस इज अगेन रिलेटेड टू हाउ इट इज कंज्यूमिंग दैट एनर्जी. टोटल एनर्जी तो पता है मगर एट वॉट रेट इट कंज्यूम्स उसके बारे में. हियर अगेन रिमेंबर अदर एग्जाम्पल और नॉर्मल अमेच्योर एक्टिविटीज़ और आपका जो होता है अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं अगेन हियर से वेरी रिच पर्सन एंड वेरी पुअर पर्सन इफ यू टेक जिनके पास बहुत पैसा है एग्जाम्पल तो उसको कुछ परवाह नहीं है फटाफट जुगाड़ खेल के करोड़ों भी हैं तो उसकी लाइफ टाइम में ओके वो बेकार हो सकता है.
इफ यू लुक एट अगेन पुअर पर्सन और जो भी है, दे विल बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव, करेंगे नहीं. सो हियर अगेन से डिपेंडिंग ऑन द मास, उसकी जो कहते हैं ना स्टार की सेंट्रल टेम्परेचर्स, इट डिपेंड्स ऑन दैट. हायर द मास, हायर द टेम्परेचर एट द सेंटर, जहाँ एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होकर एनर्जी मिलता है. ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो टेम्परेचर का बहुत सेंसिटिव है. T⁻⁶ ये जो है ना, मैंने लॉग का बात किया है, 2⁶, ये भी आप भूकंप का हम सब जानते हैं कि लॉग होने से ना 6 से 7 होता है तो एक फैक्टर ऑफ 10 जैसे. सो ये 6 की है देखिए. सो इवन 2 गुना टेम्परेचर बढ़ गया तो 2⁶ के हिसाब से वो एनर्जी कंज्यूम करेगा. इसलिए अपनी जो सूरज है उसकी लाइफ टाइम 10 बिलियन ईयर से 10 टाइम्स सोलर मास का स्टार लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ 10 बिलियन ईयर्स इट बिकम्स से 10 बिलियन ईयर्स. सो 1000 के डिफरेंस हो जाता है यहाँ का है. सो यहाँ एक उदाहरण जैसे मैंने अल्गोल का कहा था ना, एक फेमस पैराडॉक्स रहा, अल्गोल पैराडॉक्स करके. जैसे कहा हायर टेम्परेचर, हायर मास, इट हैज इवॉल्व फास्टर. ये बाइनरी जो है, यहाँ हायर मास स्टार appear to be younger than its companion, which is low mass but evolved fast. Apparent contradiction, paradox. Simple observations and इसकी वजह से इससे पता चला कि अगर क्लोज बाइनरी स्टार्स है तो उनकी इवोल्यूशन बिल्कुल अलग हो सकता है. ये इसलिए होता है कि आपस में जो है ना, सो मास एक्सचेंज कहते हैं. सो दूर तक है तो इंडिपेंडेंटली विल बी डूइंग. अगेन अपना डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल करना है. अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आपस में 2 लोग को है तो अच्छी फ्रेंड्स की तरफ रहेंगे. जैसे देखा है हमने पॉलिटिकल पार्टीज, अगर तो यू कैन नॉट ब्रिंग ममता बहन जयललिता टुगेदर. सो सिमिलरली स्टार्स में ऐसे होते नज़दीक आते हैं तो एक्सचेंज ऑफ मास, सो एक की मास दूसरे के होते, सो इवोल्यूशन पूरा अपसाइड डाउन हो सकता है. जैसे मैं कहा अल्गोल में अभी लगता है कि हायर मास है मगर यंग है. रियली वो जो है ना वो कम मास वाला था, दूसरी कंपेरियन से मास लेके अभी लग रहा है कि हाई मास एंड यंग. सो द सेम थिंग इज सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ इरप्टिव वेरिएबल्स हम लोग जो PRL में कर रहे हैं, नोवा जो कहते हैं. ये भी क्लोज बाइनरी सिस्टम्स है. इसमें ये जैसे कहा ना बाइनरी, ये कंपेनियन नॉर्मल स्टार जैसे रहे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हल्का इधर उधर इवोल्यूशन बदल सकता है. बट रियल फायरवर्क्स जो कहते हैं, आपने ये 3 नाम सुना होगा, वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल करके. दीज आर सो कॉल्ड एंड पॉइंट्स कहते हैं. नॉर्मल लाइफ टाइम हो जाने के बाद स्टार्स एंड अप एज वन ऑफ द 3. अगर एक क्लोज बाइनरी सिस्टम में एक कंपेनियन ये 3 में से कोई है और ये मास ट्रांसफर की वजह से रियली ट्रिमेंडस वायोलेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस. ये नोवा का एग्जाम्पल जो है, वहाँ एक जो है वाइट ड्वार्फ है. दिस अगेन प्राउड दैट द एसोसिएशन विद इंडियन एस्ट्रोनॉमर है चंद्रशेखर, जिन्होंने उसकी अपर लिमिट दिया, चंद्रशेखर मास लिमिट करके. और एक मेजर स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो यूएस ने पिछले 20 साल में 4 जैसे किए, एक्सरे में उन्होंने पब्लिक पोल लेके क्या नाम देना चाहिए करके उन्होंने पूछा. उसमें एक चंद्रशेखर के नाम सबसे ज़्यादा था, तो उसको उन्होंने चंद्रा ऑब्जर्वेटरी के नाम दिया, एक्सरे ऑब्जर्वेशन.
सो एक वाइट ड्वार्फ बाइनरी सिस्टम में है, हाँ? और ये सभी की प्रॉपर्टीज जो है ना बिल्कुल वो अलग रहते हैं, नॉर्मल मैटर से अलग बिहेव करते हैं। नॉर्मल बाकी सभी फिजिक्स लॉज जैसे हैं ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, हाँ? वहाँ ऐसे कुछ नहीं चलता है। ये वाइट ड्वार्फ न्यूट्रॉन स्टार, हाँ? कुछ टेक्निकली डीजनरेटेड हैं, डोंट वरी, उनकी बिहेवियर बिल्कुल अलग से होते हैं। नॉर्मल सूरज में क्या है, कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक न्यूक्लियर रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, सो इसलिए स्टेबल होता है। यहाँ ये सिस्टम में जो नोवा होने जा रहा है वाइट ड्वार्फ है, उसके कंपेनियन से मैटर उसके ऊपर आके गिर रहा है, हाँ? उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि नॉर्मल क्या होगा, एक थर्मोस्टेट जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा प्रेशर भी बढ़ गया, तो ये इसमें इससे नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। देन एक क्रिटिकल लिमिट कहते हैं, वो पहुंच जाता है तो देन वो रन अवे कहते हैं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब जैसे सेम थिंग्स। और महापुर का एग्जाम्पल, और डैम में इतने इकट्ठा हो जाते हैं तो करता है, तो यहाँ भी इतने मटेरियल हो, इतने टेम्परेचर है, तो ये रन अवे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है पूरी, कुछ आवर्स घंटों में, इतनी सारी एनर्जी हो जाते हैं, जो दिखता नहीं था अपने को वो इतनी ब्राइट दिखना शुरू हो जाते हैं। अभी हमको मालूम है कि बाद में दूसरी एक जो था पूरा स्काई सर्वेस की एस्ट्रोनॉमर, सो कहाँ क्या है पूरा है, इसलिए अभी नया नोवा जब भी डिटेक्ट होता है तो वी कैन गो बैक टू दिस प्लेस एंड देख सकते हैं कि उसमें पहले क्या था। इससे पता चला है कि वहाँ पेंट ऑब्जेक्ट्स थे उधर, नया नहीं है, पेंट बाइनरी ऑब्जेक्ट था। ये एक्सप्लोजन, स्टेलर एक्सप्लोजन की वजह से इतना ब्राइट हो गया है। सो 17-18 मैग्नीट्यूड इतने पेंट और 2-3 जैसे, देखिए वो मिलियन टाइम्स ब्राइट हो गया है। सो इनकी स्टडी करते हैं, इसी की है लेटेस्ट या टेक्निकल वाले हैं, चलने दीजिए फिर या जैसे है ना, एक पेंट वाला है, लेफ्ट साइड में है वो एक स्काई सर्वे की फोटोग्राफ है, एंड राइट साइड व्हेन इट हैज ब्राइट, एक नेकेड आई नोवा था। नेक्स्ट क्या सेम थिंग व्हाटएवर एक्सप्लेन भाषा लेती है, जाने ये सभी जो लाइट का शो रहा था, क्या मैं ये थोड़ा दिखा के आज की से कहा ये वाला जो है ऊपर का दिसी तरह ऑब्जर्वेशन। तो जब भी हिल स्टेशन और वैसे आप जाते हैं, सो डे टाइम विजिट तो कर ही सकते हैं, अगर नाइट टाइम का हो सकते हैं तो किसी विशाल भाई और किसी मुझे कुछ कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ बता के तो इवनिंग्स और बताने के भी आर्ग्यूमेंट्स किया जाएगा। एक टेलीस्कोप भी है और ये दो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टेक्नोलॉजी का है, जैसे मुझे मैडम ने बताया मेनली हम इंफ्रारेड में पहले यहाँ ये डिटेक्टर्स को कूल करना पड़ता है, ये सभी कॉम्प्लिकेटेड ये वाली जो है, एंड फाइनली द डेटा इज रजिस्टर्ड इन द कंप्यूटर। ये एक दिखाना चाहता था वेरिएबल स्टार्स कहते हैं ना, एक अगेन नेम देना भी जो है ना अलग से अजीब तरीका है। ब्राइट स्टार्स को इंडिविजुअल नेम्स है, वेरिएबल स्टार्स को अल्फ़ाबेट से शुरू किया, किसी किसी कॉन्स्टलेशन में वो सभी होने से ना आर बीटा पर जैसे वो भी हो गया। देन 356 और सो ये मैं रिमेंबर राइट, किसी कॉन्स्टलेशन में उससे भी ज़्यादा वेरिएबल स्टार मिलता है नंबर, तो ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है कॉन्स्टलेशन का, मोनोसिलॉजिस। ये चीज़ जो है लाइट ईको कहते हैं। मालूम नहीं आजकल आप लोग ट्रेकिंग और पहाड़ जैसे जाके शाउटिंग कितने करते हैं, हम छोटे थे तो जाते हैं तो आपका नाम बोलो, आपका नाम सुनाई देगा प्रतिध्वनि, साउंड की ईको हम सबको मालूम है ना। सिमिलरली लाइट ईको भी हो सकती है, अगर कुछ मटेरियल है स्टार की दूसरी साइड, पहले जैसे ये जो है ना ईको के लिए क्या चाहिए, चेंजिंग सिग्नल चाहिए आपको, नहीं तो हमेशा है तो पता नहीं चलेगा, कुछ चेंज होता है तो आ रहा है कि नहीं पता चलेगा। सो अगेन दिस स्पेक्टेकुलर वेरिएबल
गिव अस सच ए टारगेट। सो वो हो गया, तो डायरेक्ट लाइट आ गया। कुछ टाइम के बाद वापस आपको लाइट दिखना शुरू करता है। सो दैट इज द लाइटिंग। दिस इज टाइम सीक्वेंस है। सो दिस हैज बिकम आइकॉनिक पिक्चर्स। लाइटिंग ये सभी देखें, डिटेल्स अलग अलग, डेंसिटीज अलग है, वहाँ की गैस कॉम्पोजिशन अलग है, टेम्परेचर अलग है। ये नॉर्मल रेड कलर जो है ना, ये हाइड्रोजन से पावर अल्फा लाइट कहते हैं। जैसे हीलियम, ये सभी साइन बोर्ड में रेड जो है वो हीलियम से है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, या आई स्टॉप हियर एंड या अगेन आई वुड लाइक टू thanks to the organization, maybe the affection that she has. So as she said, since the time we met her from the first day, she has been our well-wisher. All through our career, she has been asking us the progress that we have been making. So again, thank you for your patient hearing. આપણી પાસે 10 મિનિટનો સમય છે। કોઈને કાંઈ પ્રશ્નો પૂછવા હોય તો પૂછી શકશો, પણ એટલી વિનંતી કરું કે એમને આ જે ટોક આપી છે એ વિષયમાં તમારે જે કાંઈ પૂછવું હોય એ એમને પૂછજો। એના સિવાયનું હોય એ આપણને બીજો અવસર મળશે કે જ્યારે આપણે એના જવાબો મેળવી શકીએ। પણ અત્યારે મને ઘણો આનંદ છે કે ડૉક્ટર અશોકે એમેચ્યોર શું કરી શકે એવું પણ એમની વાતમાં મળી લીધું છે। એટલે ઘણાને આમાંથી ઘણી બધી પ્રેરણા મળી હશે। તો પ્રશ્નો પૂછવા હોય તો હાથ ઊંચો કરો, અને પ્રશ્નો પૂછશો તો સાહેબ એનો જવાબ આપશે। स्टार्स की वेरिएबिलिटी को डिफाइन किया, वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्टार की वजह से बताया कि दूसरा उसके आगे आ जाता है। बट कैन वी थिंक ओनली दैट रीजन? सिर्फ कोई रीजन हो सकता है? ऐसा कैसे सर एक्सेप्ट कर ले? अगर हम टाइम और डिस्टेंस का भी तो हम बोल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस दूर हुआ, वो जहाँ पे घूम रहा है डिस्टेंस उसका चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग से ब्राइटनेस चेंज हो सकते हैं। तो वेरिएबिलिटी के डेफिनेशन में सिर्फ उसी पॉइंट को क्यों लिया गया है? वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपने, वो सही है। ये डिस्टेंसेस की वजह से जो चेंजेस जो होगा ना, ये डिस्टेंस इतना दूर है, वहाँ के आपस में जो चेंज हो रहा है ना वो बिल्कुल कम है। वो तो 3rd 4th डेसिमल में रहेगा उसकी वजह से। और बेसिक जो है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में सभी आ जाते हैं, है कि नहीं? बाय डेफिनेशन जो भी चेंज है, बेसिक स्टार रहा, खुद की कुछ चेंजेस है, इट विल फॉल इन द इंट्रिंसिक। बट ऑब्जर्वेशनली उसकी इफेक्ट जो चेंज है ना बिल्कुल कम है, क्योंकि चेंज जो है बेसिक डिस्टेंस और चेंज वो रेशियो बहुत कम है। से बिलियन टाइम्स चेंजेस ऑफ डेल्टा डी और डी बहुत ही, क्योंकि ये देखिए नज़दीक वाला स्टार भी हम लेते हैं, विच इज से 4 लाइट ईयर्स। ऑर्बिटल सेपरेशन हम जो लेते हैं वो जो है दैट इवन इफ वी टेक से बिटवीन सन इवन जुपिटर तक का भी पूरा अपना सोलर सिस्टम का भी ले लेना, दिस रेशियो इज वेरी लार्ज। डिस्टेंस की वजह से चेंज इन प्रिंसिपल होगा, मगर ऑब्जर्वेशनली इट विल नॉट बी पॉसिबल डिटेक्टेड। देन ब्रॉड इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इसलिए जो भी उनकी वजह से नहीं, दूसरी डिस्टेंस की वजह से बहुत ही कम होगा, पता नहीं चलेगा।
It's like Yeah, somebody. distance, Yeah. something. न्यूयॉर्क में अमेरिका में न्यूयॉर्क में कुछ बनाई उसका यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है उसमें 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का फर्क पड़ेगा 20,000 किलोमीटर हाँ अकॉर्डिंग टू इन दैट वे 20,000 किलोमीटर में 1-2 मिलीमीटर का फर्क पड़ेगा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना नई इंटेंसिटी मिलेगी कार की मूवमेंट है यूनिवर्सल स्केल में इतनी इससे भी બીજા કોઈને અગર ભૂખ લાગી ગઈ છે એટલે હવે પ્રશ્નો નથી પૂછવાના બે વસ્તુઓ હોઈ શકે હાજી એક question. सर आपने जो बताया जो एल्बर्ट एरोनॉटिक्स में की बाइनरी जो स्टार्ट होते हैं जैसे ए स्टार में दूसरा दूसरे का मास ले लो और उसको ले हाँ मटीरियल है मटीरियल लेके वो ज़्यादा लीनियर हाँ, तो कैन यू गिव दैट द मास अगेन रिवर्स हो जाते हैं पहले जो कम मास वाला था समझ लीजिए हाँ रुपया आपसे नहीं ओके आपके पास जितने भी प्रॉपर्टी था आप मुझे ट्रांसफ़र कर लिया है ना 100 में इंक्रीज हो सकता तो उसकी वजह से इनिशियली जो मास कम वाला था उसकी कंपेनियन से कुछ फिजिकल रीजन से स्टार्ट से गई चाहे हर फिजिकल रीजन से उसको मास जैसे आप देन दूसरी वाले उसको मास रिवर्सल कहते हैं मास बढ़ गया है हाँ बढ़ गया है इधर उसको वापस कर सकते हैं फिर से करेक्ट तो वापस ये वापस करा सकते हैं मोर देन मास कैन रिवर्स बस गति से फर्क पड़ता है ना लाइफ में जो गति होती है हाँ हाँ पृथ्वी की और सर हाँ हाँ होता है यूनिवर्सिटी Yes, yes. उससे डिफरेंस होता है ना उसमें से स्पेक्ट्रल लाइंस की डिफरेंस होती है वो तो होता है इंटेंसिटी तो में पूरा सब घूमता है करेक्ट इसलिए वो गति की इफेक्ट होती है इंटेंसिटी में बहुत कम होता है जैसे उन्होंने पूछा है अगर स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ना वेरी स्पेक्टेकुलर इसी डॉक्टर शिफ्ट जो कहते हैं वो तो बिल्कुल होता है आप जो कह रहे हैं ना स्पेक्ट्रल गति की वजह से गति की वजह से इनफैक्ट उसकी वजह से हमें ये सब जानकारी मिल रही है स्पेक्ट्रोस्कोपिक फाइनलिस कहते हैं रेड शिफ्ट जो है यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है वो गति की वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस बिल्कुल सही है ये सिद्धांत हम नहीं पढ़ते हैं हम नासा का बुक पढ़ते हैं लेकिन ये सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं अभी आजकल जैसे ग्रह लॉकडाउन नहीं पढ़ते हैं जो संस्कृत में जो हमारा पूर्वजों ने जो किया है वही बात है उसमें ये नासा वाला कहते हैं नहीं, वो हमको ब्रिटिश पीरियड से बाहर आना है सोसाइटी की वैल्यूज है हाँ, और ये सिद्धांत जो जयपुर में है सही है लाइब्रेरी में कोई पढ़ता नहीं आजकल एस्ट्रोनॉमी आप कैसे कह रहे हैं ना सोसाइटी की वैल्यूज है 200 साल ब्रिटिश वालों ने हमारी पढ़ाई टीचर्स भी है जैसे लोग कहते हैं ना सिर्फ राज बनने के लिए उन्होंने पूरा किया था क्योंकि कुछ मत पड़ा हाँ, वो बदलना चाहिए इसी में आपकी जैसे सेंटेंस भूमिका बहुत ही हाँ, और दोनों हैं हाँ, हम जो है जैसे है ना खाली जैसे भाई साहब कह रहे हैं एक पास जो है अपनी प्रोग्रेस के लिए लेना चाहिए हाँ? तो वो लेके सभी को तो ये भी देखिए ना सिर्फ डिडक्शन से इन्होंने इतना सब किया हाँ My dear one and two, Voyager 1 and 2, मैं जिसको भेजा उस टाइम वो ग्रह लॉकडाउन की गति का इस्तेमाल नासा वाला ने किया था हाँ, सही है क्योंकि और वो जो अपने यहाँ जो चलता है ना पंचांग में वही गति से वो उसने डिसाइड किया कौन सी डिडक्शन में हम वोएजर भेजे किस तारीख पर भेजे तो वो तीनों ग्रह को इंसर्शन जुपिटर सैटर्न और प्लूटो को इसी में ना બીજા કોઈને કંઈ પૂછવું છે બીજા કોઈને કંઈ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે सर आपने जैसे कहा कि बाइनरी सिस्टम होते हैं उसमें एक स्टेप पूरा मास टेस्ट कर लेता है दूसरे स्टेप में तो पूरी सिस्टम अनस्टेबल नहीं हो जाती क्यों होता है वो मास वो एक तरफ से पूरा स्टार्ट टेस्ट लेता है और दूसरा है उसका वो मास कम हो जाता है एक तरफ बढ़ जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल नहीं हो जाएगी नहीं वही
चेंजेस होता रहता है। फिर अगेन है ना, इसकी क्या है देख के वो जो लूज कर रहा है तो अगर वाइट बार बनेगा या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, देन वापस दूसरे से वापस आएगा। जैसे लोहा में है ना, ये रहा कि तो फिजिकल रीजंस की वजह से एक दफ़ा जाएगा फिर वापस आ सकता है। फिजिकल प्रोसेसेस ऐसे है कि बहुत नज़दीक होने के बाद एक स्टार्स है ना, उसकी साइज चेंज हो गया, दूसरी की गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो के वहाँ से जाता है। Every object can be parallel. Okay, it is subject to gravity. I think gravity is very good for infrared components and then they say please let the please and make the people do it. So what is the what you have to say about gravity? Gravity is current current. And they interpret and make people do it. So what you मेरा वही ले जाएगा कि परफेक्ट तो ना है, इस टाइप कुछ ना। I really don't know more, but वो नहीं होने से ना, something not seen. Always there are people who are there who will misguide or misjudge. બીજા કોઈને જો કોઈને હવે પ્રશ્નો ન હોય તો આવું સુંદર વ્યાખ્યાન આપવા માટે આપણે ડૉક્ટર અશોકનો આભાર માનીએ. બીજું આ એ ગાંધી ભૂમિ છે. આપ જાણો છો ગાંધીજીનું બાળપણ અહીં વિતાયેલું. 2014માં 30મી તારીખે ગાંધી નિર્વાણ દિને ખાસ સ્પેશિયલ 3000 કવરો બહાર પડેલા અને એનો શ્રેય રાજકોટમાં ગુજરાતી ટીવી માધવજીને જાય છે. હું માધવ જસાપરાજીને બોલાવું છું સ્ટેજ ઉપર આવી સેલિબ્રિટીને જ એ કવર પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું હોય છે. એટલે હું એમને નિમંત્રણ આપું છું કે ડૉક્ટર અશોકને પ્રેઝન્ટેશન માધવ જસાપરા.